गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आरजू साईं। पंजाब के गुरदासपुर से खबर है जहां पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीमा पार से आए ड्रोन को भगा दिया गया। सीमा पर हथियार गिराकर भागा है ये ड्रोन। 4 पिस्टल और 8 मैगजीन्स बरामद की गई हैं। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर से खबर सामने आई जहां पर बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीमा पार से ड्रोन आया और सीमा पर ही हथियार गिराकर भाग गया। आपको बता दें 4 पिस्टल 8 मैगजीन्स बरामद की गई हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर से ये खबर सामने आई है जहां पर बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है। 4 पिस्टल और 8 मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ ने सीमा पार से आए ड्रोन को मार भगाया है। सीमा पर हथियार गिराकर ये ड्रोन भागा। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से और इस बार ये खबर गुरदासपुर से सामने आई है जहां पर बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं। सीमा पार से ये हथियार सीमा पर गिराए गए हैं जिसके बाद ड्रोन को भगा दिया गया। 4 पिस्टल और 8 मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है और बीएसएफ के जवान लगातार वहां पर सर्च अभियान चला रहे हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। राजीव, ये कोई पहला मामला नहीं है। सीमावर्ती जो भी इलाके हैं इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये केस कब सामने आया, कब ये कार्रवाई की बीएसएफ ने? सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बीएसएफ ने जो पाकिस्तान साइड से जो नापाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया है। आपको बता दें कि 17 और 18 तारीख की रात की घटना है कि जब बीएसएफ के जवान जो तैनात थे बॉर्डर पर, जो गुरदासपुर पूरे में ऊंचा टकाला इलाका है, वहां जब तैनात थे और उन्होंने एक सस्पेक्टेड ड्रोन देखा कि भारत की तरफ आ रहा है पाकिस्तान साइड से, तो तुरंत बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई की और फिर उस पर ड्रोन पर फायर किया और फायर की आवाज सुनकर ड्रोन जो है वापस पाकिस्तान की ओर से चला गया। जो शुरुआती जांच हुई, पूरा इलाके में धुंध फैला हुआ था, तो एक पैकेट मिला, एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स में था और उस बॉक्स में जो पता लगा कि 4 पिस्टल बरामद हुए, 8 मैगजीन बरामद हुए और 27 राउंड की गोली बरामद हुए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, लगातार इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान साइड से होती रही है। कभी ड्रोन भेजा जाता है, कभी जो है आपको बता दें कि नशीली दवाई भेजी जाती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि बीएसएफ के जो तत्पर जवान होते हैं ड्रोन को मार भी गिराते हैं। तो एक बीएसएफ कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है। हालांकि ड्रोन को मार नहीं गिराया गया, लेकिन जब फायर किया गया बीएसएफ के जवानों की तरफ से, ड्रोन वापस जो है पाकिस्तान की ओर चला गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप राजीव। हमेशा हथियार नहीं, कभी ड्रग्स की भी सप्लाई की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीएसएफ ने किस तरह की तैयारियां की हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अक्सर तो ड्रोन को मार गिराया जाता है लेकिन इस बार उसे वापस भेजने में कामयाबी मिली। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले 12 तारीख को जो है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि खासतौर से जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, जम्मू की बात करें, पंजाब की बात करें और कुछ एक इलाके की बात करें, खासतौर से आईबी पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है, नशीली दवाइयां भेज रहा है। तो इसके एक नया टेक्निक डेवलप किया गया है, एक नया वेपन सिस्टम डेवलप किया गया है कि जिसके जरिए जो है ड्रोन को न केवल डिटेक्ट कर लिया जाता है बल्कि तुरंत मार गिराया जाता है। तो एक लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान जो ड्रोन के जरिए जो चीजें कर रहा है, जिस तरह से नापाक हरकत कर रहा है, उसको गिराया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसकी जो भी नापाक हरकत है, जो मंसूबे हैं, उसको किसी भी तरह कामयाब नहीं होने दिया जाए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को मार भगाया है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में अवैध खनन रोकने गई सरकारी राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया। ये हमला बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल और समर्थकों ने किया है। इस दौरान पुलिस वालों की चप्पल से पिटाई भी की गई। इस हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल साफ तौर पर पुलिस वाले को चप्पल मारते हुए नजर आ रही है। पिटाई के बाद आरोपी जब्त वाहन लेकर भी भाग गए। पुलिस ने साधना पटेल समेत कुल 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप ये भी है कि साधना पटेल पर गाड़ी में हूटर लगाने को लेकर पुलिस ने चालान किया, लेकिन उन पर पुलिस की पिटाई मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है।
तो मध्य प्रदेश के सतना से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अवैध खनन रोकने के लिए गई थी राजस्व टीम पुलिस के साथ, लेकिन इस दौरान इन आरोपियों ने हमला कर दिया टीम पर। और बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष बताई जा रही है साधना पटेल, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर हमला किया। नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई। उनने भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की और साथ ही हमारे एक जवान के साथ चप्पल से भी मारपीट हुई है। ये और तो उक्त घटनाक्रम में धारा 379, 147, 148, 149, 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने FIR दर्ज की है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग हमें देंगे। अनुराग, अभी धाराएं तो हमने सुन ली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है साधना पटेल पर? उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल ये सुरंगी गांव का मामला है आरजू, और सोमवार की रात की तस्वीरें हैं जब आप देखेंगी कि वहां पर राजस्व और पुलिस की टीमें गई थी। जब उन्हें पता लगा कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है, जब उसे रोकने गई तो एक JCB मशीन और कुछ गाड़ियां उन्होंने जब्त की। साधना पटेल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंची और न सिर्फ उन्होंने वो जब्त गाड़ियां छुड़ा ली, बल्कि एक आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि पुलिस कांस्टेबल पर उन्होंने चप्पल भी तान दी। और इसके बाद पुलिस वालों ने लगभग 1 दर्जन धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन 9 लोगों के खिलाफ, जिसमें साधना पटेल भी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और अगले दिन वो हूटर लगी गाड़ी, जो आजकल एक नया VVIP कल्चर का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि VVIP कल्चर को त्यागना होगा, और लाल बत्तियां तो हट गई, लेकिन तमाम ऐसी खबरें हम दिखाते रहे कि कैसे हूटर वाली गाड़ियां अब नई लाल बत्ती बन गई हैं। तो हूटर लगी गाड़ी लेकर इन्होंने बेधड़क सतना जिले में जब तेज रफ्तार में घूम रही थी, तो यहाँ पर इनका चालान भी हुआ, लेकिन वहां पर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहां जो पुलिस वाले, उनका ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि किन किन मामलों में इनके तहत मामला दर्ज हुआ है, इन पर मामला दर्ज हुआ है, बस एक चालान काटकर छोड़ दिया गया। तो अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और चूंकि सत्ता पक्ष की नेता है तो बेधड़क घूम रही हैं। सिर्फ पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई का खात्मा कर लिया, जबकि जो नायब तहसीलदार सुमित गुर्जर हैं, राजस्व अधिकारी, उनकी शिकायत पर इतनी सारी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। साधना पटेल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं क्या अनुराग? पहले भी अवैध खनन के मामले में या इसी तरह के मामलों में आरोपी रही हैं वो? इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में और कोई जानकारी मिलेगी कि क्या पहले उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है या क्या उनके ऊपर इस तरह के मामले दर्ज हुए, तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सतना से आई हैं, जहां पर बीजेपी की नेता बताई जा रही है साधना पटेल, जिसने पुलिस वालों पर चप्पलों से हमला किया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी अवैध खनन रोकने के लिए। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिन वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। JP नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समापन भाषण में ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वोट के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए काम करें। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। 2 दिन चलने वाली कार्यकारिणी की बैठक नरेंद्र मोदी के करीब 1.25 घंटे चले भाषण के बाद खत्म हो गई। मोदी ने अपने भाषण में जहां पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार को बताकर युवा वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने की बात कही, वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 400 दिन में समाज के विभिन्न तबकों से जुड़ने का भी आह्वान किया, भले वो वोट दें या न दें। आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। 400 दिन बचे हैं और बिल्कुल गैर राजनीतिक था। वो बिल्कुल भावनाओं से जुड़ा हुआ, भावुकता के साथ केंद्रित और बड़े सोच के साथ एक विजन स्टेटमेंट की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। कार्यकारिणी के दूसरे दिन JP नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को भी जून 2024 तक बढ़ाने पर मोहर लग गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष
हर्ष धनवी के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लेकिन 2 दिन चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किया गया, जबकि गरीब कल्याण योजना और G20 पर वक्तव्य भी कार्यकारिणी के सामने रखे गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। यहाँ से संदेश यही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और काम, साथ में जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यही नहीं, इस कार्यकारिणी की बैठक से अब संदेश साफ है कार्यकर्ताओं के लिए कि नरेंद्र मोदी को सियासी नेता के तौर पर कम और एक स्टेट्समैन के तौर पर गढ़ने का अभियान भी शुरू हो गया है। दिल्ली से सचिन गुप्ता, अंकित त्यागी और अखिलेश शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो राज्य में चल रही बियर बार से जुड़ा हुआ है। सीएम गहलोत ने ये घोषणा की कि गली गली में सुबह के 3 से 4 बजे तक खुले रहने वाले बार और क्लब अब 11 से 12 बजे रात तक बंद हो जाएंगे। सीएम गहलोत का कहना है कि इसे रेगुलेट करने का तो बाद में देखेंगे। शराब की दुकान तो हम पहले ही 8 बजे बंद करने का फैसला कर चुके हैं। यदि कोई दुकान 8 बजे बाद खुली पाई गई तो थानेदार जिम्मेदार होगा और उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बार क्लब चलते रात को सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमें तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें, ये कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे जो जिम्मेवार होगा जहाँ दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। पंचमसाली लिंगायतों का विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचमसालियों के बड़े संत जय मृत्युंजय स्वामी बेंगलुरु में 2A रिजर्वेशन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी परेशान है क्योंकि उनकी नाराजगी येदियुरप्पा और बासवराज बोम्मई दोनों से है और कर्नाटक में बीजेपी लिंगायतों के समर्थन की वजह से ही सत्ता में अब तक आती रही है। ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು पंचमसाली। जय मृत्युंजय स्वामी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में धरने पर एजेंडा साफ है। वो चाहते हैं कि लिंगायतों को 2A के तहत 15% आरक्षण दिया जाए। वंस अपॉन अ टाइम येडियुरप्पा के बारे में हम समाज बहुत गौरव किया था। वो हमारे समाज को झूठ बोलते, ये हमारा डिमांड को फुलफिल नहीं किए थे, इसलिए हमारा समाज को निर्लक्ष्य किया था। बाद में बसवराज बोम्मई 6 बार हमको प्रॉमिस किया था, उसका मदार का नाम से प्रॉमिस किया था, वो भी झूठ गए थे। इसलिए बसवराज बोम्मई और येडियुरप्पा के बारे में हमारा समाज लोग संपूर्ण नाराज हो गए। इसलिए आगे बढ़े दिन में पार्टी को और सरकार को बहुत इम्पैक्ट हो गया। हाल ही में विधानसभा के बेलगावी में हुए सत्र के दौरान शहर में पंचमसाली लिंगायतों ने 2A कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लिंगायतों को 5% आरक्षण फिलहाल मिल रहा है। बोम्मई सरकार ने एक नई कैटेगरी 2D के तहत रिजर्वेशन बढ़ाने का फैसला किया, जिसे अब पंचमसालियों ने मानने से इनकार कर दिया। बेके बेको बेके बेको। बेंगलुरु में धरने पर बैठने से पहले जय मृत्युंजय स्वामी ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो जय मृत्युंजय स्वामी और बीजेपी विधायक यत्नाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। खबर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी समुदाय को साथ में लेकर चलने की। सभी को न्याय और समानता देना है। वो बार बार डेडलाइन देते हैं। जब वो हमारे पास आए तो हमने 1 हफ्ते के अंदर रिजर्वेशन दिया। किसी भी सरकार के लिए ये आसान नहीं था।
ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ? पंचमसाली उन लिंगायतों को कहते हैं जो या तो किसान हैं या फिर कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े हैं। लिंगायतों की कुल आबादी का यह 60% के आसपास है। लिंगायतों में पंचमसालियों की आबादी 60% से ज्यादा है। इनकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में मंथन चल रहा है बीच का रास्ता निकालने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी और उज्जैन की तरह मथुरा में यूपी सरकार बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। इस कॉरिडोर के खिलाफ मंदिर के पुजारी, बांके बिहारी मंदिर के आसपास के दुकानदार जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी सरकार 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएगी, जिसके लिए जमीन का सर्वे किया जा चुका है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कितनी तकलीफ आपको जब आपने सुना कि सब टूटेगा? सब इतनी तकलीफ है मेरे कि मुझे तो मार दो। हम मर जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी ले लेंगे, बुलडोजर के आगे बैठा देंगे, हम खुद बैठेंगे बुलडोजर के आगे, लेकिन हम वृंदावन में बुलडोजर नहीं आने देंगे। ये बंद दुकानें और सुनसान गलियां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं। यहाँ के पुजारी, पंडे, दुकानदार प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ के पुजारियों और दुकानदारों ने अपने खून से खत लिखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर न बनाने की अपील की। 70 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी बांके बिहारी मंदिर के ठीक पीछे रहती हैं। हमें देखते ही हाथ जोड़कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि कॉरिडोर की वजह से इनका घर टूटा तो बांके बिहारी से दूर हो जाएंगी, इसलिए पहले ही सरकार उन्हें जहर देकर मार दे। जीवन हमारा नहीं रहे, नहीं बड़े भाई, नहीं हम तनों का हमारा मरण नहीं है जा ठाकुर जी, तो हमें जो सरकार हमें दिन दे रहना है, हमारे पर वो चला दे भैया और हमारे जहर देके हमें मार दे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन चिन्हित की है, जिसमें सब मिलाकर 300 से ज्यादा घर, मकान और कुछ मंदिर भी शामिल हैं, जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोगों को घर और दुकानों का मुआवजा दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मंदिर के ही महंत और पुजारी हैं। ये गद्दी है, अब गद्दी को अपनी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आज 400-500 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, उसका नाश किया जा रहा है, क्या मतलब है? ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी लोगों को समझाने वृंदावन पहुंची थी। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। वृंदावन कॉरिडोर के खिलाफ वृंदावन के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। ये बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन का, और इसी मंदिर के दर्शनों में सुगमता हो, सरलता हो, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि जो श्री कृष्ण के सखा सखी, उनके ग्वाल बाल थे, वही हर जन्म में यहाँ पैदा होते हैं और ब्रज में उनका निवास रहता है। तो वही ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के सामने चुनौती है कि ब्रजवासियों को भी संतुष्ट करना है, कॉरिडोर भी बनाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुआवजे की बात नहीं है, बात उनकी आस्था की है, क्योंकि इन्हीं गलियों से, इन्हीं चबूतरों पर श्री कृष्ण कभी खेला करते थे और पैसे मिले भी तो क्या मिले जब भगवान से ही दूर हो गए। सहयोगी जेवियर थॉमस और सौरभ गौतम के साथ वृंदावन से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार 1984 के गैस आपदा पीड़ितों को भुगतान के लिए यूनियन कार्बाइड का इंतजार क्यों कर रही है, जबकि उसे खुद मुआवजे के लिए आगे आना चाहिए। मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। 38 साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित कभी नीलम पार्क में विरोध के लिए बैठते हैं,
कभी गैस राहत मंत्री के बंगले पर। कोर्ट जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मेरे घर में 8 लोगों को गैस लगा था, 6 बहन भाई और 2 मम्मी पापा हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि ना सरकार ने हमारा साथ दिया है ना किसी ने साथ दिया है। हमारा अभी जो सुधार याचिका के अंदर जो फैसला हुआ है, अब उसके आगे क्या होगा ये तो परवाह नहीं। 1984 में मेरे 4 बच्चे थे और हम पत्नी पत्नी 6 लोग हमारे घर में थे। एक हमारे अकेले घर की बात नहीं है, ये 6 लाख लोगों की बात है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड पे लोग भाग रहे थे और मर रहे थे और गिर रहे थे और उठ रहे थे। किसी को उल्टियाँ हो रही थी, किसी को वहीं गिर के मर रहे थे, कोई सांस भर रहा था, कोई आँखों से नहीं दिख रहा था। वो रात तो एक अभी भी याद करते हम तो ऐसा लगता है कि वो रात हमारे पास आज ही गुजर रही है। सुधार याचिका का मतलब यही है, गैस पीड़ितों को जो उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए गैस पीड़ित, तो सुप्रीम कोर्ट उम्मीद गैस पीड़ितों को उम्मीद पूरा करेगी। दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी 1979 के फैसले की फिर से जांच की मांग की थी, जिसमें लगभग 750 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया था। कहा गया ये नुकसान की संख्या पर गलत धारणाओं पर आधारित था। ये मुआवजा 3000 लोगों की मौत और 70,000 घायलों के मामलों के पहले के आंकड़े पर आधारित था। क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5295 और घायल लोगों का आंकड़ा 5,27,894 बताया गया। 2011 में दायर क्यूरेटिव पिटीशन में यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7,413 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल में सुनवाई की है उसमें यह बात सामने उजागर हुई है कि सरकार खुद कह रही है कि गैस पीड़ितों के अंदर आज भी तकलीफें हैं, लंबे समय से बीमारियां हैं और उसका सही मुआवजा उनको मिलना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता हमारे कोर्ट में या हमारी सरकार में दम है कि वो उन कंपनियों से ये मुआवजा दिलवाया जा सके। पर क्योंकि गैस पीड़ितों के इंसाफ की बात है तो हम कोई पहल नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कंपनी से आए या वो सरकार से आए। मध्य प्रदेश सरकार से तो हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं, वो ये है कि वो कोई जवाब नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को होगा सही मुआवजा मिलने में तो वो मध्य प्रदेश राज्य को होगा, पर उसमें भी गैस राहत मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी तरह से शांत हैं। ये इनके पास ऐतिहासिक मौका था सही आंकड़े और मौतों की बीमारियां के आंकड़े पेश करने का, पर उन्होंने इस बार भी कोर्ट के सामने ना ही अपना पक्ष रखा और ना ही गैस पीड़ितों के सही आंकड़े रखे। कोर्ट में केंद्र ने बात रखी, गैस पीड़ितों ने बात रखी, लेकिन मध्य प्रदेश जिसने 2011 में ही इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी उसकी चुप्पी हैरान करने वाली थी। 2011 में शिवराज सिंह ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखकर कहा था 10,047 लोग गैस पीड़ित ऐसे हैं जो वास्तव में मृतकों की श्रेणी में हैं, परंतु मंत्री समूह एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उक्त मृतक व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रह राशि वितरण के मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। कुछ अन्य मामलों में मृत्यु का कारण गैस प्रभाव को न मानते हुए उन्हें सामान्य वर्ग में रखा गया है। ये वर्गीकरण न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। 10,047 प्रकरणों को मृतक श्रेणी में मानकर उन्हें भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि गैस त्रासदी में मृत श्रेणी के कुल 15,342 प्रकरणों में आश्रितों को न्याय संगत निर्णय मिल सके। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को 5,295 बताती रही है। मध्य प्रदेश सरकार 15,342 और ICMR के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। गैस पीड़ित विधवाओं की खबर बार बार दिखाने के बाद सरकार ने आखिरकार उनकी पेंशन दोबारा शुरू की। सरकार 5,000 से ज्यादा विधवाओं को पेंशन देती है। इससे ही साफ हो जाता है कि इस त्रासदी में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। बावजूद इसके कोर्ट, कंपनी और सरकार के बीच ये गरीब सालों से पिसते जा रहे हैं और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। हाल ही में बनी के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति की आज पहली बड़ी रैली तेलंगाना के खम्म में आयोजित होने जा रही है। BRS की इस रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन प्रमुख तौर पर इसमें हिस्सा लेंगे। देश में वैकल्पिक राजनीतिक मोर्चा बनाने के मकसद से आज की ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है।
दिल्ली के पुराने किले में फिर से खुदाई की जा रही है। कोशिश है दिल्ली के अतीत और इतिहास के बारे में और जानकारी हासिल करने की। किवदंती ये है कि पांडवों का भी यहाँ महल था। एएसआई देख रही है कि इसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं या नहीं। ట్రస్ట్ పెట్టి ये गहराई अतीत में दबे इतिहास को खंगालने और जानने को लेकर है। दिल्ली का पुराना किला, जहां मुगल और मौर्य ही नहीं उससे पहले के साक्ष्य भी मिले हैं। अब नए सिरे से चल रही सफाई और खुदाई इसकी और गहराई तलाशने को लेकर है। मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के लगातार सांस्कृतिक क्रम हमको यहाँ खुदाई में मिलता है। हर काल के यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट किस्म की एंटिक्विटीज यहाँ पे हमको प्राप्त हुई हैं। प्राचीन यदि हम साहित्य की बात करें तो इस स्थल को हमेशा से ही महाभारत के इंद्रप्रस्थ से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी से इसको कोरिलेट किया जाता है। पुराना किला की खुदाई में अब तक निकले सामान यहाँ बने म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब तक 4 बार यहाँ खुदाई हुई है। जो भी मिला सब यहाँ रखा है। सबसे पहली बार 1954 में यहाँ खुदाई हुई, तब शुंग और कुषाण काल के अवशेष मिले। फिर 1969 और 1973 में हुई खुदाई में 8 कालों के अवशेष मिले। 2013 और 2017 की खुदाई में मौर्य काल और उसके पहले के इतिहास का तथ्य मिल चुका है। दिल्ली में पुराना किला ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हम लगातार जो है 2500 साल के इतिहास को देख सकते हैं। तो यही प्लान किया गया है कि हर काल के स्ट्रक्चर को ओपन करके कंजर्व करके लोगों को देखने के लिए इसको खुला रखा जाए। नई खोज को लेकर खुदाई। आज की ये कोशिश अतीत में झांकने की है, पता करने की है कि आखिर यहाँ कितना 1000 साल पुराना इतिहास दबा है, ताकि आज और आने वाले कल को अतीत से रूबरू करवाया जाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद के आखिरी निजाम का शनिवार को तुर्की के इस्तांबुल में निधन हो गया था। कल उनका पार्थिव शरीर खास चार्टर्ड विमान के जरिए हैदराबाद लाया गया। आज उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। उमा सुधीर की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान, जो मुकर्रम जा के नाम से जाने जाते थे, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम को एक खास चार्टर्ड विमान के जरिए तुर्की के इस्तांबुल से हैदराबाद लाया गया। बुधवार दोपहर को उनका जनाजा हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ले जाया जाएगा, जहां मगरिब की नमाज के बाद उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मुकर्रम जा बहादुर का शनिवार तुर्की के इस्तांबुल में 89 साल की उम्र में निधन हुआ। उनकी मां शहजादी दुरेशेवर तुर्की की उस्मानिया सल्तनत की शहजादी और आखिरी खलीफा अब्दुल माजिद सानी की बेटी थी। निजाम परिवार ने हैदराबाद पर 236 साल राज किया। 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के वक्त में ही हैदराबाद राज्य भारत देश में शामिल हुआ था। सितंबर 1948 में उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता है और मुकर्रम जा उनके पोते थे और उनको चुना गया 104 नाती पोतों में से। और मुकर्रम जा के निधन के बाद अब एक तरह से कहा जा सकता है कि आसफ जाही युग खत्म हो गया है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर सतना जिले में अवैध खनन रोकने गई सरकारी जो राजस्व की टीम है उस पर हमला कर दिया गया। और ये हमला बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल और उनके समर्थकों ने किया। इस दौरान पुलिस वालों की चप्पल से भी पिटाई की गई। इस हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल साफ तौर पर पुलिस वाले पर चप्पल से मारती हुई नजर आ रही है। चप्पल उठाती हुई यहाँ पे वो नजर आ रही है और इस तरह से वो चप्पल से पुलिस वाले पर एक तरह से हमला कर रही हैं। पिटाई के बाद आरोपी जब्त वाहन लेकर भी भाग गए हैं। पुलिस ने साधना पटेल समेत कुल 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं एसडीओपी चित्रकूट जो है उनका क्या कुछ कहना है। नगर पालिका अध्यक्ष
सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई। उनने भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की और साथ ही हमारे एक जवान के साथ चप्पल से भी मारपीट हुई है। ये और तो उक्त घटनाक्रम में धारा 379, 147, 148, 149, 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने FIR दर्ज की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से साधना पटेल चप्पल से पुलिस वालों की जो है वो पिटाई करती हुई नजर आ रही हैं। क्या था ये पूरा मामला जब इस तरह से ये जो महिला है ये कानून हाथ में ले रही हैं? देखिए अदिति, सोमवार की रात को सुरंगी गांव है, वहां पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गई थी क्योंकि उन्हें अवैध खनन की शिकायत मिली थी। जब वो टीम वहां पर पहुंची तो थोड़ी देर बाद साधना पटेल अपने समर्थकों के साथ वहां पर आ गई और पहले तो बहस हुई और दो तरफा एक तरह से आरोप है कि गाली गलौज हुए। उसके बाद जो बीजेपी के नेताजी हैं और उनके समर्थक हैं वो इतने नाराज हो गए कि एक JCB और कुछ मशीनें और जब्त की गई थी, कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी। न सिर्फ उन्हें छुड़ा करके ले गई बल्कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कांस्टेबल पर चप्पल भी ताना, चप्पल से उसे मारा गया है, गाली गलौज हुई है दोनों तरफा। उसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों सहित 9 से ज्यादा धाराओं में लगभग 1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसमें 506 का भी मामला है, 323 का भी मामला है। तमाम ऐसे धाराएं हैं जिस पर भारतीय दंड संहिता की मामला दर्ज किया गया। लेकिन नेताजी का रसूख देखिए, चूंकि सत्ताधारी दल से आती है और उन्हीं उसी की सरकार है कि अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं कि लाल बत्ती कल्चर नहीं चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने बार बार खबरें दिखाई कि कैसे लाल बत्ती का स्थान अब हूटर ने ले लिया है। तो हूटर लगी गाड़ी से बेधड़क बहुत तेज रफ्तार में सतना की सड़कों में घूम रही थी। हालांकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान किया, लेकिन इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये वो जिला है जहां कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का उद्घाटन किया था और उसमें से 75 घर तो हमने ढूंढ लिए थे और बाद में प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की थी जो चोरी चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले एक IPS पर अवैध खनन जब रोकने गए थे तो बेरहमी से गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे। कुछ दिनों पहले एक वन विभाग की SDO पर भी इसी तरह का हमला सामने आया था। यहाँ पर खुद जो नायब तहसीलदार हैं उनकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अनुराग बता रहे हैं, पुलिस ने साधना पटेल समेत कुल 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक यहां पर किसी की नहीं हुई है। और तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से साधना पटेल चप्पल उठा रही हैं, कांस्टेबल को चप्पल से पीटती हुई वो नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक पिटाई के मामले में कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। और खबर आई पंजाब के गुरदासपुर में, जहां पर BSF की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीमा पार से आए ड्रोन को वापस लौटा दिया गया है। कोशिश तो अक्सर यही की जाती है कि इस तरह के ड्रोन जो है उन्हें मार गिराया जाए, लेकिन अक्सर ये भी कामयाबी सीमा पार से जो आतंकवाद फैलाने की कोशिशें हो रही है उनको मिल जाती है कि ड्रोन जो है वो वापस लौट जाते हैं। हथियार गिराकर ये जो ड्रोन है ये वहां से चला गया है। 4 पिस्टल 8 मैगजीन इसमें बरामद हुए हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, एक बार फिर ड्रोन के जरिए जो साजिश की जा रही है सीमा पार से, उसका मामला यहाँ पर सामने आया है। क्या कुछ खबरें उससे जुड़ी हुई इस वक्त आ रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि 17 और 18 रात की घटना है। गुरदासपुर जिला है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का। वहां जो ऊंचा टकाला जो गांव है उसका जो बाहरी इलाका जो है BSF के जवान वहां तैनात होते हैं और अचानक उनकी नजर पड़ती है कि धुंध में अंधेरे रात में जो है आपको पाकिस्तान की ओर से ड्रोन जो है संदिग्ध मूवमेंट दिखता है। ड्रोन भारत की ओर से ये क्रॉस करती है। तो उसके बाद BSF के जवान वहां पर जो 17 राउंड गोली जो है बाकायदा फायर करते हैं और ड्रोन जो है पता लगता है कि कुछ सामान गिरा के जो है वापस लौट आया। हालांकि ड्रोन डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हो इस बारे में कोई पक्के तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हथियार वगैरह जो यहाँ ड्रॉप किया गया था भारतीय इलाके में उसको बरामद कर लिया गया है और उसको मार भगाया गया है। कह सकते हैं कि BSF की बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है पाकिस्तान की ओर से होते रही है, खासतौर से जो पंजाब बॉर्डर है और जो जम्मू से सटा हुआ बॉर्डर है जो, तो लगातार इस तरह कोशिश होती है। BSF अक्सर जो है BSF और सेना की बात करें तो ड्रोन को मार गिराया जाता है, यानी तो वापस उनकी ओर उनको भगा दिया जाता है। जी
जी राजीव, यहाँ पर ड्रोन जो है लगातार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। क्या कुछ इस चुनौती से निपटने के लिए और इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब खासकर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पर आतंकवादी जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से अब कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो और यही वजह है कि अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 जनवरी को हुआ, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने साफ तौर पर कहा कि लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है सीमा पार से, खासकर पाकिस्तान की ओर से, और उस ड्रोन को मार गिराने के लिए बाकायदा इक्विपमेंट लगाया गया, हथियार लगाया गया है सीमा पर। खासतौर से आईबी की बात करें और जो जम्मू से सटा हुआ जो एलसी इलाके की बात करें, चूंकि अगर पिछले 1 साल की बात करें तो साल भर में 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए और उनको लगभग मार गिराया गया। तो ये जो वेपन सिस्टम जो लगाया गया है सीमा पर, ये न केवल ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं यानी पता लगाते हैं, बल्कि उनको अलर्ट कर देते हैं जवानों को और उनको मार भी गिराया जाता है। तो लगातार ऐसी कोशिश हो रही है कि जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह से नापाक जो कोशिश की जा रही है उसको विफल किया जाए। खासतौर से जम्मू और पंजाब की बात करें तो ये काफी सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन इस पर जो है सुरक्षा बलों को और बीएसएफ को, सेना को बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो एक बार फिर से ड्रोन को यहाँ से पर मार भगाया गया है। सीमा पार से जो हथियार गिराकर चला गया है, 4 पिस्टल 8 मैगजीन उससे बरामद हुए हैं अभी भी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। हाल ही में बनी के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति की आज पहली बड़ी रैली तेलंगाना के खम्मम में होने जा रही है। बीआरएस की इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन प्रमुख तौर पर इस रैली में हिस्सा लेंगे। देश में वैकल्पिक राजनीतिक जो मोर्चा है उसे बनाने के मकसद से आज की रैली को काफी अहम माना जा रहा है और लगातार केसीआर जो है इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर भी वो हमलावर रहे हैं अपनी पिछली रैलियों में। अब देखते हैं कि इस रैली का किस तरह का असर जो है वो देखने को मिलता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। हम तेलंगाना के खम्मम जिले में हैं, जहां पर आज दोपहर को बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति है उसकी एक आम सभा होने वाली है। यहाँ पर हर तरफ अगर आप देखें तो पिंक ही पिंक है, जो बीआरएस या फिर टीआरएस की कलर थी और अब बीआरएस की कलर हो गई है। टीआरएस का अवतार बदला बीआरएस में, ताकि केसीआर समझते हैं कि अब ये नेशनल पार्टी बन जाएगी और नेशनली एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बन पाएगी। यहाँ पे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, बहुत सारे लोगों के लिए आयोजन है। समझा ये जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस मीटिंग में आएंगे, क्योंकि 12 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जिनमें टारगेट दी गई है कि 50,000 तक एक कंस्टिट्यूएंसी से मोबिलाइज होनी है, यानी कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस वेन्यू पर आज दोपहर को आएंगे। नेशनली इसकी सिग्निफिकेंस पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑफकोर्स केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उनके लिए वेलकम है और हर जगह ऐसे बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। 3 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक सीपीआई के सेक्रेटरी डी राजा, अखिलेश यादव पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर हैदराबाद में और उनको आज यादाद्री ले जाया जाएगा, जहां पर एक बहुत बड़ी मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा किया है केसीआर ने। वहां पे दर्शन और पूजा के बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए ये सारे जो नेता हैं, दिग्गज नेता केसीआर के साथ यहाँ पर वेन्यू पर पहुंचेंगे खम्मम में। आज एक बहुत बड़ी स्कीम भी इनॉग्रेट होनी है, जो कंटी वेलुगु जिसको कहा जाता है कि आंखों के टेस्टिंग के लिए सारी जगह एक कैंपेन। तो एक तरह से केसीआर जताना चाहते हैं कि मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं तेलंगाना में जो राष्ट्र भर में या फिर पूरे देश में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, और यही बेस है उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जो 2 दिनों बाद पंजाब से जम्मू कश्मीर अब पहुंचने वाली है। मंगलवार को एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के काफी करीब पहुंच गया, उन्हें गले लगाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन कांग्रेस इसे सुरक्षा में सेंध नहीं मान रही है। क्या सुरक्षा में चूक के कारण ये शख्स राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ?
वैसे खुद राहुल गांधी चूक नहीं मानते, बल्कि दलील दे रहे हैं कि ये भारत जोड़ो का उत्साह है और लोगों का प्रेम है। क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ ने लापरवाही बरती? क्या सुरक्षा में चूक के कारण ये शख्स राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ? वैसे खुद राहुल गांधी चूक नहीं मानते, बल्कि दलील दे रहे हैं कि ये भारत जोड़ो का उत्साह है और लोगों का प्रेम है। मैंने उस शख्स को देखा जिसने मुझे गले लगाया। आप ना जाने क्यों इसे सुरक्षा में चूक कह रहे हैं। ये लोगों का उत्साह है और ये सब होता रहता है यात्राओं के दौरान। इस वीडियो में देखिए ये शख्स कैसे राहुल गांधी की ओर दौड़ा और पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने उन्हें खींचा। इसके बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए। वैसे पंजाब पुलिस भी कांग्रेस से इस बात पर रजामंद है। जो जिस तरीके से उसने हग किया राहुल जी को, आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उसका अब इंडिविजुअल का जो रिएक्शन है, जितनी देर तक वो इंडिविजुअल मैं आइडेंटिफाई नहीं करता उतनी देर आई विल नॉट बी एबल टू कंफर्म दैट इट वाज 100% सिक्योरिटी ब्रीच। सुरक्षा की जितनी जरूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे करेंगे। स्पेसिफिक इनपुट है इस यात्रा को लेकर कि कोई थ्रेट हो सकती है? नहीं, इस तरह का कोई इनपुट नहीं है। ये किस्सा तब हुआ जब कांग्रेस खुद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को 10 दिन रहना है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि वो कम पैदल चलें और कम लोगों के साथ चलें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कर रही हैं। साथ में इस बात के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि ये यात्रा रात को कहां पर रुकेगी। लेकिन ये बात तय है कि जनवरी 19 से जनवरी 30 तक जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी तब सिक्योरिटी एजेंसी अपने हाईएस्ट अलर्ट पर रहेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस यहां पर इसे सुरक्षा में सेंध नहीं मान रही। उनका कहना है कि वहां पर वो गले लगाने सिर्फ आया था एक शख्स, उसकी कोई मंशा खराब नहीं थी। और यहां पर अब जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं, ये जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी पैदल कम चले और कम लोगों के साथ चले। ये भी कहा गया कि जो रास्ता है वो कुछ गाड़ी में वो उस रास्ते को तय कर लें। इस पूरे मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की नीता शर्मा ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, ये बोला जा रहा है कि 21 पार्टीज को न्योता दिया गया है, तो क्या संदेश लेकर पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा और आप लोग उसमें शामिल होंगे? सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो आज नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि भारत एक है, हम सब एक हैं, हमारे धर्म कितने ही हों, हमारी ज़बानें कितनी हों, हमारी रास्ता कितना ही हो, मगर हम सब इकट्ठे हैं और हमने इस वतन को इकट्ठे रखना है। वो है इसकी मेन मैसेज जो इस यात्रा की है। सर, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इशू की जा रही हैं राहुल गांधी को लेकर। बोला जा रहा है कि कुछ एरियाज में उनको पैदल ना चलने की सलाह दी गई है। ऐसा आपको लगता है कि ज़रूरत है या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी मैसेज यूनिवर्सल मैसेज हर एक के लिए, वो सप्ताह में हो या सप्ताह से बाहर हो, कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो देश मजबूत होगा, इकट्ठे नहीं रहेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। ये मैसेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उसको कायम करना है। सर, एक थोड़ा सा हटके इशू है, जो वहाँ पे जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं उन्हें अभी हथियार दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका सिंबल है कि क्या जो प्रशासन है उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इस करके दिया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने भी किया था, हमारी हुकूमत में भी था, उस वक्त ये विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई थी, मगर हमने देखा कि इन लोगों ने ये वेपन लेके अपने ही लोगों पे जुल्म करना शुरू किया था, बल्कि काफ़ी जुल्म किया था उस वक्त। तो फिर हमें इस पे सोचना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया और मास्टर बन गए बंदूक लेके। मैं सरकार से कहूँगा, इस पे सोचिए, इसको देखिए, एहतियात से देखिए, कहीं ये ना हो कि वही सूरत फिर हो जाए कि जो पहले हमारे वक्त में इनसे हो गई थी।
सर, अभी केंद्रीय गृह मंत्री गए हुए थे जम्मू, उन्हें राजौरी जाना था लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाए वेदर के कारण। वहाँ पर ये बोलकर आए कि 360 डिग्री रिव्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी और कितना रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, रिव्यू तो करना है गवर्नमेंट को हर वक्त है, क्योंकि ये टेररिज्म का मामला है और टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को हर वक्त इसकी तरफ सोचना पड़ता है। आगे कौन सा कदम उठाएं, क्या करें, किस तरह इसको कंट्रोल कर सकेंगे, ये जरूरी है। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये भारत जोड़ो यात्रा में आप कितना मतलब जम्मू में भी शामिल होंगे? और मैं जा रहा हूँ कल। मैं इनको, हमारे जो बॉर्डर शुरू होता है पंजाब से लखनपुर, वहाँ पे मैं इनको रिसीव करूँगा। वाराणसी और उज्जैन की तरह अब मथुरा में भी यूपी सरकार बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इस कॉरिडोर के खिलाफ मंदिर के पुजारी और बांके बिहारी मंदिर के आसपास के दुकानदार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी सरकार 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएगी, जिसके लिए जमीन का सर्वे भी करवाया जा चुका है। क्या है लोगों की शिकायतें, क्या आरोप वो लगा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कितनी तकलीफ आपको जब आपने सुना कि सब टूटेगा? सब इतनी तकलीफ है मेरे कि मुझे तो मार दो। हम मर जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी ले लेंगे, बुलडोजर के आगे बैठा देंगे, हम खुद बैठेंगे बुलडोजर के आगे, लेकिन हम वृंदावन में बुलडोजर नहीं आने देंगे। ये बंद दुकानें और सुनसान गलियां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं। यहाँ के पुजारी, पंडे, दुकानदार प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ के पुजारियों और दुकानदारों ने अपने खून से खत लिखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर न बनाने की अपील की। 70 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी बांके बिहारी मंदिर के ठीक पीछे रहती हैं। हमें देखते ही हाथ जोड़कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि कॉरिडोर की वजह से इनका घर टूटा तो बांके बिहारी से दूर हो जाएंगी, इसलिए पहले ही सरकार उन्हें जहर देकर मार दे। जीवन हमारा नहीं रहे, नहीं बड़े भाई, नहीं हम तनों का हमारा मरण नहीं है जा ठाकुर जी, तो हमें जो सरकार हमें जिंदे रहना है, हमारी वो चला दे भैया और हमारे जहर देके हमें मार दे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन चिन्हित की है, जिसमें सब मिलाकर 300 से ज्यादा घर, मकान और कुछ मंदिर भी शामिल हैं, जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोगों को घर और दुकानों का मुआवजा दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मंदिर के ही महंत और पुजारी हैं। ये गद्दी है, अब गद्दी को अपनी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आज 400-500 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, उसका नाश किया जा रहा है, क्या मतलब है? ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी लोगों को समझाने वृंदावन पहुंची थी। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। वृंदावन कॉरिडोर के खिलाफ वृंदावन के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। ये बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन का, और इसी मंदिर के दर्शनों में सुगमता हो, सरलता हो, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि जो श्री कृष्ण के सखा सखी, उनके ग्वाल बाल थे, वही हर जन्म में यहाँ पैदा होते हैं और ब्रज में उनका निवास रहता है। तो वही ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के सामने चुनौती है कि ब्रजवासियों को भी संतुष्ट करना है, कॉरिडोर भी बनाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुआवजे की बात नहीं है, बात उनकी आस्था की है, क्योंकि इन्हीं गलियों से, इन्हीं चबूतरों पर श्री कृष्ण कभी खेला करते थे और पैसे मिले भी तो क्या मिले जब भगवान से ही दूर हो गए। सहयोगी जेवियर थॉमस और सौरभ गौतम के साथ वृंदावन से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है। 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान होगा। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि तीनों ही राज्यों में चुनाव इस बार होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने हाल ही में दौरा भी किया है।
बिल्कुल अदिति, और इन 3 राज्यों जो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा हैं, इनमें इलेक्शन के साथ ही इस साल जो इलेक्शंस होने हैं स्टेट्स में, उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, जिनके असेंबली टर्म्स जो है वो 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को खत्म हो रहे हैं, तो उसके पहले वहां पर नई असेंबली आनी है। इसलिए वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्होंने 11 से 14 तक उन्होंने तीनों जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां का दौरा किया। कई वहां पर बैठकें की, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, उनके साथ उन्होंने बैठकें की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के साथ बैठक की है। उसके बाद यहाँ दिल्ली में बैठक हुई है और अब ये ऐलान किया गया है कि आज 2:30 बजे यहाँ पर दिल्ली में जो इलेक्शन शेड्यूल है तीनों स्टेट्स का, वहां पर उसका ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि ऐलान तारीखों का आज हो जाएगा। इस बीच वहां पर जो सेंसिटिव जो जगह हैं वहां पर फ्लैग मार्चेस वगैरह हुई हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस और मजबूत किया जा रहा है। पार्टियां भी कमर कस के तैयार है। जहां दिल्ली में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई है, जहां पर जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव, ये सब मौजूद थे। नागालैंड ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा कांग्रेस ने भी वहां पर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं। जो त्रिपुरा की एक ट्राइबल बेस्ड पार्टी है, त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, उसने एक बड़ी रैली वहां पर की है। तो ये सभी तैयारियां न सिर्फ पार्टीज बल्कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि पार्टीज भी वहां पर कर रही हैं। तो बीजेपी का जहां दावा है कि उसकी वो काफी मजबूत है वहां पर, कांग्रेस जो पहले काफी मजबूत थी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और बाद में जो वहां की रीजनल पार्टीज है वो भी इसमें मौजूद है। तो कुल मिलाकर एक सिलसिला जरूर है जो इस साल जितने इलेक्शन 2023 में होने हैं वो इन 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चुनाव के साथ शुरू हो जाना है। अदिति, बिल्कुल, और जिस तरह से आप कह रही हैं कादम्बिनी की आगाज जो है इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आगाज इन तीनों राज्यों से हो जाएगा, तो फरवरी में इन राज्यों में चुनाव होंगे कादम्बिनी, और उसी के साथ ये सिलसिला जो है चुनाव आयोग के लिए भी इस साल, ये जो साल है काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, क्योंकि जब इतने सारे राज्यों में चुनाव हो, स्टेट असेंबलीज में चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक एक्टिविटी निश्चित तौर पर है। तो यहाँ पर हालांकि सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3 राज्य हैं, इसीलिए काफी मायने रखता है। नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी का भी एक बड़ा मसला है और बॉर्डर एरियाज भी हैं। तो कई सारी चीजें हैं, एक तरह से इंडिकेशन भी होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक अहम एक शुरुआत है। आज 2:30 बजे चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा कि कौन सी तारीखों को वहां पर चुनाव होने हैं। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 2:30 बजे नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समापन भाषण में कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वोट के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए काम करें। हमारे सहयोगी रविशरण शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 दिन चलने वाली कार्यकारिणी की बैठक नरेंद्र मोदी के करीब 1.25 घंटे चले भाषण के बाद खत्म हो गई। मोदी ने अपने भाषण में जहां पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार को बताकर युवा वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने की बात कही, वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 400 दिन में समाज के विभिन्न तबकों से जुड़ने का भी आह्वान किया, भले वो वोट दें या न दें। आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। 400 दिन बचे हैं और बिल्कुल गैर राजनीतिक था। वो बिल्कुल भावनाओं से जुड़ा हुआ, भावुकता के साथ केंद्रित और बड़े सोच के साथ एक विजन स्टेटमेंट की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। कार्यकारिणी के दूसरे दिन जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को भी जून 2024 तक बढ़ाने पर मोहर लग गई।
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लेकिन 2 दिन चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किया गया, जबकि गरीब कल्याण योजना और G20 पर वक्तव्य भी कार्यकारिणी के सामने रखे गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। यहाँ से संदेश यही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और काम, साथ में जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यही नहीं, इस कार्यकारिणी की बैठक से अब संदेश साफ है कार्यकर्ताओं के लिए कि नरेंद्र मोदी को सियासी नेता के तौर पर कम और एक स्टेट्समैन के तौर पर गढ़ने का अभियान भी शुरू हो गया है। दिल्ली से सचिन गुप्ता, अंकित त्यागी और अखिलेश शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो राज्य में चल रही बियर बार से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि गली गली में सुबह के 3-4 बजे तक खुले रहने वाले बार और क्लब अब 11 से 12 बजे रात तक बंद हो जाएंगे। सीएम गहलोत का कहना है कि इसे रेगुलेट करने का तो हम देखेंगे ही, लेकिन शराब की जो दुकानें हैं उसे हम पहले ही 8 बजे बंद करने का फैसला कर चुके हैं और यदि कोई दुकान 8 बजे के बाद खुली हुई पाई गई तो वो वहां का जो इलाके का थानेदार होगा वो जिम्मेदार होगा और उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो एक यहाँ पर बड़ा फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से आया है। बार जो हैं उन्हें बंद करने का वक्त अब तय कर दिया गया है, 11 से 12 के बीच में इन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये बार क्लब चलते रात को, सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमें तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें, ये कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे तो जिम्मेवार होगा जहाँ दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब आप टॉप 5 में चुनिए अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर, मुस्लिम समाज पर गलत बयानबाजी ना करें, ये प्रधानमंत्री ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है। दूसरी खबर, केसीआर की रैली में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, भगवंत मान जैसे नेता पहुंच रहे हैं, तो दक्षिण से अब चौथे मोर्चे के लिए बिगुल बजेगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। तीसरी खबर राजस्थान से, जहां रात 12 बजे से पहले अब बंद करने होंगे बार। चौथी खबर मध्य प्रदेश के सतना से आई, जहां पर अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला किया और हमला करने में बीजेपी की नेता जो हैं वो भी शामिल रहीं। और पांचवी खबर केरल से आई, जहां पर सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। आपको करना ये, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।